ये है हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम, आदाब, जय भीम। दुनिया बदल रही है, देश वही है, वही रहेगा। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। आज की ख़ास खबरें। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक के साथ शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील, टैरिफ 50% से घटाकर किया गया 18%। भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, पूछा क्या रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत। संसद में आज भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जारी रहेगी बहस। सत्र से पहले बुलाई गई एनडीए संसदीय दल की बैठक। बीते दिन राहुल के बयान पर बीजेपी सांसदों ने किया था हंगामा। आज बिहार में पेश होगा नीतीश सरकार का बजट। महिलाओं को 2 लाख, रोजगार और शिक्षा पर रहेगा फोकस। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का बजट करेंगे पेश। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन आज। उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। 6 फरवरी को बजट पेश करेंगे सीएम उमर। आईपैक रेट मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था बंगाल सरकार ईडी के काम में दखल ना दे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में आज दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई। एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराए जाने की मांग में दाखिल की गई है याचिका। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी ने टीडीपी सरकार पर किए तीखे हमले। पार्टी ने राज्य के मौजूदा हालात को बताया जंगल राज। कहा सीएम नायडू के शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह हुई खत्म। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी का पीएम मोदी पर तंज। कहा एसआईआर में गरीबों से दस्तावेज मांगे जा रहे, जबकि प्रधानमंत्री के सर्टिफिकेट नहीं दिखाए गए। मणिपुर में जल्द सरकार बनने की संभावना। बीजेपी ने विधायक दल नेता चुनाव के लिए तरुण चुग को बनाया सेंट्रल ऑब्जर्वर। राष्ट्रपति शासन अगले हफ्ते खत्म। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराया दावा, बोले रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत। मोदी अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर राजी, जरूरत पड़ने पर वेनेजुएला से खरीदने की कही बात। न्यूक्लियर मिसाइल में ईंधन की जगह पानी। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर हुआ बड़ा खुलासा। चीन के टॉप मिलिट्री जनरल यूक्सी के खिलाफ चल रही है भ्रष्टाचार की जांच। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पर बनी सहमति। 6 फरवरी को तुर्की में फिर शुरू करेंगे परमाणु वार्ता। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची होंगे शामिल। दुनिया को जल्द मिलेगी अच्छी खबर। रूस और यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का आया बड़ा बयान। कहा हम यूक्रेन और रूस के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हम मध्यस्थ नहीं। दिल्ली, इस्लामाबाद, लाहौर घोषणा पत्र के तहत अपने मुद्दे सुलझाए। रूस की 2 टूक, पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। दुबई की एमिरेट्स एयरलाइंस ने इजराइल के लिए फ्लाइट शुरू करने से किया इंकार। 2 साल पहले रोकी थी उड़ानें। अक्टूबर 2023 में मिडिल ईस्ट में संघर्षों के चलते उठाया था कदम। देश में बढ़ रही महंगे स्मार्टफोन की मांग। बिक्री में एप्पल की हिस्सेदारी बढ़कर रिकॉर्ड 28% पहुंची। आसान फाइनेंस स्कीम और ट्रेड इन ऑफर्स से आया उछाल। इंडिगो को भारी पड़ी दिसंबर की अव्यवस्था। यात्रियों को चुकाना पड़ा 22 करोड़ रुपए से ज्यादा। राज्यसभा में सरकार ने पेश किए आंकड़े। इंडिया यूएस ट्रेड डील से किसानों को होगा लाभ। सरकार ने किया बड़ा दावा। कहा मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा। सरकारी बैंकों का होगा कायापलट। विदेशी निवेश की सीमा 49% करने की हुई तैयारी। 5 साल में दोगुनी होगी बैंकों की ताकत। यूजीसी के हाल ही में जारी किए गए इक्विटी रेगुलेशन नियम 2026 पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा है कि ये नियम पहली नजर में पूरी तरह से साफ नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल होने की पूरी उम्मीद है। तो वहीं यूजीसी के नए नियमों को लागू करने की मांग को लेकर पटना में 2 फरवरी को छात्रों का आंदोलन तेज हो गया। बड़ी संख्या में छात्र पटना कॉलेज परिसर से गांधी मैदान की तरफ मार्च करते हुए निकले। आंदोलन के दौरान छात्रों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों के मार्च को देखते हुए पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन जैसे ही छात्र वहां पहुंचे उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया।
इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई और छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। कुछ ही देर में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ने की कोशिश की, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने हालात संभालने के लिए वाटर कैनन की गाड़ी बुलवाई और गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। जैसा आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भेदभाव रोकने वाले नए यूजीसी नियम पर रोक लगा दी थी, जिसे 13 जनवरी 2026 को जारी किया गया था। यूजीसी के नए नियमों को लेकर छात्र समुदाय दो धड़ों में बटा हुआ है। एक तबका नियमों को लागू करने की मांग कर रहा है, जबकि दूसरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रहा है। अब इस मामले में 19 मार्च को सुनवाई होगी, तब कोर्ट तय करेगा कि यूजीसी के ये नए नियम लागू होंगे या इन्हें हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। बेगूसराय में एक बार फिर रिश्तों का खौफनाक अंत देखने को मिला। यहाँ इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती, फिर प्यार और बाद में अवैध संबंध ने एक महिला की जान ले ली। इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने किसी और को नहीं बल्कि महिला के अपने ही पति को गिरफ्तार किया। दरअसल तेयाय थाना क्षेत्र में एक महिला की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। मृतका की पहचान रघुनंदनपुर गांव निवासी सुमन कुमारी के रूप में हुई। घटना के बाद मृत महिला के पति चंदन चौधरी और उसकी नाबालिग बेटी ने गांव के ही एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया था। ये भी दावा किया था कि 2 बाइक सवार अपराधियों ने पूर्व विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस की गहन जांच में कहानी पूरी पलट गई। जांच की सुई घूमते घूमते मृतका के पति पर आ जा टिकी और जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सच्चाई सामने आ गई। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि पति चंदन चौधरी ही निकला। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बेगूसराय के एसपी मनीष कुमार ने ये बताया कि तेयाय थाना क्षेत्र निवासी चंदन चौधरी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की। हत्या की वजह पत्नी के कथित अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। एसपी ने बताया कि चंदन चौधरी को अपनी पत्नी पर लंबे समय से शक था। पत्नी की एक युवक से 4 सालों से नजदीकियां थी। दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई और पत्नी बार बार अपने प्रेमी से मिलने जाया करती थी। पति इसका विरोध करता था, समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पत्नी नहीं मानी तो उसने हत्या की साजिश डाली। पुलिस के मुताबिक 1 फरवरी को सुमन कुमारी अपने पति और छोटी बेटी के साथ बहन के यहाँ पूजा समारोह में शामिल होने जा रही थी। इस दौरान रास्ते में शौच जाने के बहाने पति ने उसे गोली मार दी और मौके से फरार होने की झूठी कहानी गढ़ी। हत्या के बाद चंदन चौधरी रो रो कर गाँव के एक युवक पर आरोप लगाता रहा, लेकिन उसकी चालाकी ज्यादा दिन नहीं चली और पुलिस ने सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया, जहां पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को जेल भेज दिया है और पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। तियाय थाना क्षेत्र में कल दोपहर में एक डेड बॉडी मिली थी, जो कि अराउंड 35 ईयर्स ऑफ एज सुमन कुमारी, पति चंदन चौधरी, जिनकी डेथ हुई थी, गोली मार के डेथ हुई थी। उस केस का भी डिटेक्शन किया गया। इस केस में हमारे अब तक के अनुसंधान और जो प्राप्त जानकारी के अनुसार में उनके हस्बैंड के द्वारा ही घटना कारित की और पुलिस को अपना कन्फेशन दिया गया जब हम लोगों ने पूछताछ की, और हत्या में प्रयुक्त किया गया हथियार गोली भी बरामद की गई हैं। जो कि अब तक की जानकारी समझ में आई है कि जो अरेस्टेड पर्सन है चंदन कुमार चौधरी, उनके अपने वाइफ के कैरेक्टर पे उन्होंने कुछ डुबियस बातें उठाई हैं जो कि अनुसंधान का पार्ट है, लेकिन कांड का डिटेक्शन करते हुए उनको अरेस्ट किया गया। घटनाक्रम क्या बताइए? घटनाक्रम था कि दोपहर के टाइम हस्बैंड वाइफ और एक बेटी के साथ में ये लोग गाछी के रास्ते से, जंगल के रास्ते से होते हुए आगे जा रहे थे। इन्हें अकॉर्डिंग टू द अरेस्टेड पर्सन, क्योंकि पहले उस दिन के द्वारा जानकारी दी गई थी कि उनकी वाइफ की हत्या कर दी गई है। आपसी दुश्मनी में एक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया था कि पैदल जा रहे थे, पीछे से आए हैं और मेरी वाइफ को गोली मार करके चले गए हैं। तो जब घटना की तफ्तीश स्टार्ट की गई, फॉरेंसिक टीम्स को बुलाया गया और पीओ का अध्ययन करते हुए मूवमेंट चार्ट हिस्ट्री हम लोगों ने देखा जिस पर आरोप लगाया है और जो इस व्यक्ति का अपना एंटीसीडेंट्स रहा है, उसके आधार पर हम लोगों ने केस को क्रैक किया है, जिसमें कि एसडीपीओ तेघड़ा और एसएचओ तियाय दोनों के द्वारा इस केस को बहुत ही कम समय में, बहुत ही अल्प समय में, बहुत ही ठीक तरीके से इसको डिटेक्ट किया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरता दिखाई दे रहा है। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद से तो बवाल ही मचा हुआ है, खास तौर पर जिस तरह से लोगों के नाम काटे गए और अब नागरिकता साबित करने के लिए नोटिस भेजे जा रही हैं, उससे आयोग सवालों में फंस गया है। ममता बनर्जी तो अपने साथ 13 लोगों को लेकर चुनाव आयोग ही पहुंच गई, जिन्हें चुनाव आयोग ने जिंदा ही नहीं माना।
शाम 4 बजे ममता ने चुनाव आयोग के दफ्तर में ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। एसआईआर को लेकर जो धांधलियां चल रही हैं, उसे लेकर सवाल उठाए। बीएलओ की समस्या पर भी बात की। सीएम ममता के साथ 3 बीएलओ जिनकी जान एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान चली गई, उनके परिवार के सदस्य भी शामिल थे। ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के बाद सीएम ममता ने सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी का आईटी सेल बन गया है, हेराफेरी कर बीजेपी के हक में काम कर रहा है। महाराष्ट्र और बिहार में चुनाव आयोग ने बीजेपी को चुनाव जिताया। अब बीजेपी के इशारे पर बंगाल में लोगों के नाम काटे जा रही हैं। बंगाल में 2002 की तरह एसआईआर क्यों नहीं कराया जा रहा है? असम में क्यों एसआईआर नहीं हो रहा है? ज्ञानेश कुमार को ये बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी कुर्सी स्थायी नहीं होती। उनको भी जाना होगा, वो सिर्फ विपक्षी सरकारों को निशाना बना रही हैं। ममता ने ये भी सवाल किया कि आखिर चुनाव से ठीक 3 महीने पहले एसआईआर कराने की क्या जरूरत थी। टीएमसी चीफ ने चुनाव आयोग से कई सवाल किए, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त कोई जवाब नहीं दे पाए। ईरान और अमेरिका के बीच लंबे वक्त से धमकियों का सिलसिला जारी है। दोनों देशों ने अपने हथियार भी तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी युद्धपोत ईरान के करीब पहुंच गए हैं, तो ईरान ने भी अपने डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट कर दिया है, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि अब कभी भी मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ सकती है। लेकिन अचानक ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमले की धमकियों के बीच बातचीत के संकेत देने लगे। कहा यह जा रहा है कि ईरान के तेवरों ने ट्रंप को बातचीत का रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया। वैसे जिस तरह ईरान अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ा रहा है, उसे रूस और चीन से भी इसमें मदद मिल रही है। उसे देख ट्रंप के रुख में आया बदलाव चौंकाने वाला नहीं है। इस बीच खाड़ी देशों ने भी अलग से चेतावनी दे दी कि ईरान की मिसाइल क्षमताएं पश्चिम एशिया में अमेरिका के हितों के लिए गंभीर खतरा है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद ट्रंप ने भी बातचीत के लिए दबाव बढ़ाते हुए कहा है कि अगर ईरान नहीं माना तो नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। वैसे ईरान तो पहले ही कह चुका है कि वो जंग और बातचीत दोनों के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत भी इसी शर्त पर होगी जब इसकी आड़ में कोई खेल ना हो। यानी ईरान पूरी तरह से सतर्क है। जून 2025 में जो गलती उसने की थी, अमेरिका से बातचीत के बीच ही इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया था। लेकिन अब ईरान दुश्मन को कोई भी ऐसा मौका नहीं देगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि अमेरिका के साथ युद्ध को टालने की राजनयिक कोशिशें सफल होंगी। इसके लिए मध्य पूर्व के कई देशों ने मध्यस्थ के रूप में काम किया है। रूस ने तो यहां तक कहा कि क्रेमलिन ने ईरान के समृद्ध यूरेनियम के भंडारण के लिए भी अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव दिया था। इन हालात में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन यह भी तय है कि जंग का खतरा अब तक पूरी तरह नहीं टला है। ऐसे में यह क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील बना हुआ है।